आज सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान को दिखास और छपास की कितनी बड़ी बीमारी है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे जो वीडियो हम दिखाने वाले हैं। आज जब चाइना में विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद को कैमरे पर दिखाने के लिए बहुत मेहनत की है। बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं शहबाज शरीफ का ये जो कैमरा मैराथन था, क्योंकि वो लग रहा था कि आज रेस वहां पर दौड़ रहे हैं, मैराथन रेस दौड़ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। शहबाज शरीफ का कैमरा मैराथन, ये जो शख्स आपको पीछे दिखा रहे हैं किम जोंग उन के, ये देखिए ये कहां पर थे, कौन सी लाइन में थे, फिर धीरे धीरे कैसे वो दरबान के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये तो बहुत आगे की कहानी है। शुरुआत जहां से हुई थी वो हम आपको दिखाएंगे। शहबाज शरीफ का ये कैमरा मैराथन, यहां पर बैठे खड़े ये शख्स जब चल रहे हैं, आपको इस फ्रेम में कहीं पर भी वो नजर आ रहे हैं। पीछे में एक कोने में ये देखिए यहां पर है शहबाज शरीफ, ये यहां से वो कैसे धीरे 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 इन तीनों के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस कैमरा मैराथन में अगर वो ठीक से नहीं दिखे तो पूरे पाकिस्तान में उनकी भद्द पिटेगी। ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि ये इतने बड़े बड़े नेता जब आपस में मिलते हैं तो इनके बीच बातचीत क्या होती है। तो आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन के बीच बातचीत का एक दिलचस्प वीडियो आया है, जिसमें माइक में तीनों नेता आपस में एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट और दूसरे तरीकों से जवान रहना आसान हो गया है और अब तो 150 सालों तक भी जिंदा रहा जा सकता है। सुनिए, ये चर्चा राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हो रही थी और इन दोनों नेताओं के लिए कहा जाता है कि ये आजीवन अपने देश के राष्ट्रपति बनकर रहना चाहते हैं। इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों ही 72 साल के हैं और इनमें भी राष्ट्रपति पुतिन को देखकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो 72 साल के कहीं से नहीं लगते। शायद उन्होंने कई सारी सर्जरीज या ट्रीटमेंट्स कराया हो, इस तरह की बात की जाती है खास तौर पर रशिया में सोशल मीडिया पर। अब तो राष्ट्रपति पुतिन खुद ये कह रहे हैं कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मौत को भी टाला जा सकता है। चीन में ये विक्ट्री डे परेड ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले ही चाइना में एससीओ के वार्षिक समिट का आयोजन हुआ है। वैसे तो ये समिट जुलाई से अक्टूबर महीने के बीच में होता है, लेकिन इस बार बहुत सोच समझकर चीन ने अपने विक्ट्री डे परेड के कारण इस समिट का आयोजन इससे सिर्फ 2 दिन पहले रखा। अब इसको समझिए, इससे हुआ ये कि पहले चाइना ने एससीओ के मंच पर अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया और इसके 2 दिन बाद आज विक्ट्री डे परेड में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर डाला। इनमें भी पहले एससीओ के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक सिचुएशन ट्रायंगल पूरी दुनिया ने देखा और इसके बाद आज विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हुई है। हालांकि इन सारी तस्वीरों में भारत की भूमिका बहुत बड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चाइना के एससीओ समिट में शामिल हुए, लेकिन वो चीन के विक्ट्री डे परेड का हिस्सा नहीं बने और इसे लेकर अभी कई तरह की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। असल में ये एक ऐसा मामला है जिसमें ना तो चीन कभी हमें आमंत्रित करेगा और ना ही हम खुद उसके विक्ट्री डे परेड में जाएंगे। ये तो वो परेड है जहां चीन अपनी उस सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता है जिसके खिलाफ हमारी सेना सीना ठोक कर एलएसी पर खड़ी होती है। चीन के इस विक्ट्री डे परेड में भारत की गैर मौजूदगी पहले भी रही है और आगे भी शायद हमेशा बनी रहेगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे चीन के राष्ट्रपति कभी हमारी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं होंगे। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने चीन की जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया था उन्हें भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 ने नाकाम कर दिया था। हमारी सेना ने खुद बताया था कि 7 मई को जब हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए तब हमने पाकिस्तान में चीन से खरीदे हुए एयर डिफेंस सिस्टम को 23 मिनट के लिए जैम कर दिया था और चाइना के हथियारों की पोल खोल दी थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने हथियारों के बाजार में चाइना की साख को खूब नुकसान पहुंचाया और दुनिया में यह चर्चा शुरू हो गई कि चाइना अपने हथियारों की मारक क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, जबकि उसके हथियारों में उतना दम ही नहीं है। जब भारत से मुकाबला हुआ तो भारत ने उन्हें निरस्त कर दिया। मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर यह सारी बातें दिखाती हूं कि आखिर इसे कैसे कवर किया गया। दुनिया की लगभग तमाम एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने अपनी खबरों में यह बात लिखी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना के हथियारों को लेकर एक शक की स्थिति पैदा हुई है। कई बार मेड इन चाइना को लोग शक और संदेह की नजर से देखते हैं।
खिलौना खरीदिए टूट जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा चाइना, मेड इन चाइना खरीदिए वो फौरन खराब हो जाता है। यही उनके हथियारों के लिए कहा जाने लगा और चाइना के हथियारों को लेकर किए गए दावे गलत। चाइना ने आज उस मिसाइल से भी पर्दा उठा दिया जो अमेरिका और उसके बीच टकराव का सबसे बड़ा कारण है। इसका नाम है D55C न्यूक्लियर मिसाइल। अब सोचिए, ऐसी मिसाइल की खुली नुमाइश कर रहा है चाइना, तो इस D55C न्यूक्लियर मिसाइल को चीन ने आज इस परेड में दिखाकर शायद अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की है। और आखिर में चीन के इन दो हथियारों की भी काफी चर्चा हो रही है जो आपको दिखा देते हैं। HQ-22A एंटी मिसाइल डिफेंस व्हीकल, जिसकी उसने वहां पर खुले में नुमाइश की है। ये एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जबकि दूसरे हथियार का नाम है HSU-100। ये एक HSU-100 जो है ये एक मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल है, जिसे लेकर यह कहा जाता है कि चाइना इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी इस परेड में चाइना ने अपने हथियारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया और जो नुकसान ऑपरेशन सिंदूर से उसके हथियारों को हुआ था उसकी भरपाई करने की एक कोशिश जरूर की है। इस मुलाकात में राष्ट्रपति पुतिन के साथ जिस कुर्सी पर किम जोंग उन बैठे थे, उस कुर्सी को और उसके आसपास के जितने भी सामान और पानी के ग्लास हैं, उनको किम जोंग उन ने छुआ है। अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये खबर बड़ी दिलचस्प है। ये तमाम नेता जो हैं वो अपने डीएनए फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ना चाहते हैं किसी भी देश में। ऐसी खबर पुतिन के बारे में भी आती है। उनके बैग की आपने चर्चा सुनी ही होगी, तरह तरह की बातें उस पर हो जाती हैं। क्या ही हम आपको नेशनल टीवी पर बताएं कि उस बैग में क्या जाता है, क्या आता है। लेकिन ऐसी ही बात अब किम जोंग उन के बारे में है। उनकी सुरक्षा टीम की तरफ से इन तमाम चीजों को, जिसे भी वो छूते हैं, उसको साफ किया जाता है। और इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी इस मुलाकात के बाद किम जोंग उन के डीएनए सैंपल्स को इकट्ठा ना कर सके। आप भी ये वीडियो देखिए, सोचिए। बहुत सारे लोगों को ये तस्वीरें देखकर अजीब लग रहा है, लेकिन असल में ये दुनिया दो तरह के देशों की है। एक तरफ वो लोकतांत्रिक देश हैं जहां व्यक्ति से बड़ा पद होता है और वो व्यक्ति रहे या ना रहे, पद को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन दूसरे देश वो है जहां शासक पद से बड़े होते हैं और ऐसे देशों में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि उस शासक की सुरक्षा को बरकरार रखा जाए, क्योंकि उनका देश उसी एक व्यक्ति से चल रहा होता है। और यही कारण है कि उत्तर कोरिया हो या रशिया, इन देशों में राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा को लेकर ऐसी ऐसी चीजें होती है जिन पर कई बार यकीन करना मुश्किल होता है। खैर, वैसे राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन की इन तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। जरा आपको बताते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने ट्रूथ, जो सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, उस पर लिखा है, क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने विक्ट्री डे परेड पर इस बात का जिक्र करेंगे कि अमेरिका ने ही चीन को जापान से अपनी आजादी सुरक्षित करने के लिए सहयोग दिया था और इसके लिए कई अमेरिकियों ने अपनी जान भी गंवाई थी। आगे पढ़िए, अभी और दिलचस्प होगा। इसी में वो आगे ये लिखते हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के साथ अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे, तब वो इन दोनों नेताओं को राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से अभिवादन जरूर दें। ये डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकी राष्ट्रपति। ये उन्होंने लिखा है ट्रूथ पर, सोशल मीडिया पर। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप की ये भाषा बताती है कि वो सीधा सीधा ये मान रहे हैं कि किम जोंग उन, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं और अमेरिका इन देशों के निशाने पर है। और शायद राष्ट्रपति ट्रंप का यह अनुमान गलत भी नहीं है। रशिया, उत्तर कोरिया और चाइना, तीनों वो देश हैं जिनकी अमेरिका से कट्टर दुश्मनी मानी जाती है। उत्तर कोरिया ने तो रशिया की मदद करने के लिए यूक्रेन के युद्ध में अपनी सेना तक को भेजा। चाइना भी लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा है। एक जमाना था जब अमेरिका की धमकियों से दुनिया पर दबाव बनता था, लेकिन अब स्थिति क्या है? वो ये कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका के दबाव को खारिज करके आगे बढ़ रही है और चाइना इसी बात का फायदा उठाना चाहता है। हालांकि यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या वैश्विक राजनीति की ये परिस्थितियां दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी ले जा सकती हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खबर बहुत हैरान करने वाली है। एक तरफ अमेरिका, चाइना, रशिया, उत्तर कोरिया पर अपने खिलाफ साजिश रचने का अमेरिका आरोप लगा रहा है और दूसरी तरफ फ्रांस जैसा बड़ा देश खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। ये सुनने में असामान्य लगता है, लेकिन ये वाकई बहुत खतरनाक है।
हमने भी इस खबर को 2 बार पढ़ा, समझने की कोशिश की। देखिए, फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय का पिछले साल एक आदेश सार्वजनिक हुआ है जिसमें यह लिखा है कि फ्रांस के सभी अस्पतालों को मार्च 2026 तक खुद को एक नए युद्ध के लिए तैयार करना होगा। इस आदेश में लिखा है कि अस्पतालों की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि इनमें 10 से 50 हजार घायल सैनिकों को तत्काल इलाज मिल सके और लगभग सभी बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन के पास ऐसे चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएं जिससे घायलों को जल्दी उनके देश भेजा जा सके। इस आदेश की पुष्टि फ्रांस की सरकार ने खुद की है और यह भी बताया है कि वो युद्ध के लिए अपने अस्पतालों को तैयार करके रखना चाहते हैं। और यह भी सब तब हो रहा है जब हाल ही में फ्रांस की सरकार ने 20 पेज का एक मैनुअल जारी किया था जिसमें लोगों को ऐसे 63 उपाय बताए गए थे जिन पर गौर करके वो युद्ध और संकट की स्थिति में अपनी जान बचा सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस में लोगों को एक किट दी जा रही है जिसमें पानी, बैटरी, टॉर्च, पैरासिटामोल की दवाइयां, बैंडेज जैसे सामानों को रखा गया और ऐसा लगता है कि फ्रांस की सरकार जरूर कुछ ऐसा जानती है जिससे दुनिया के कई देश अब तक अनजान हैं और शायद यूरोप के देशों को तीसरे विश्व युद्ध की भनक लग चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल इन सभी देशों ने अपने रक्षा बजट में काफी वृद्धि की। अब ये जो वृद्धि है पोलैंड की अगर आप देखिए तो कितना बढ़ाया पोलैंड ने। पोलैंड बहुत करीब है, बॉर्डर पर है और इसीलिए पोलैंड ने 31% बढ़ाया है रक्षा बजट। दूसरे नंबर पर जर्मनी है जिसने बढ़ाया 28%, नॉर्वे ने बढ़ाया 17% और स्वीडन ने बढ़ा दिया है 34%। ये तमाम ऐसे मुल्क हैं जो यूरोप में अपने रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा कर रहे हैं और ये तमाम ऐसे संकेत हैं जिस पर हम सब की नजर रहनी चाहिए। यहां सवाल वही है कि ये सारे देश जब रक्षा बजट के खर्च को स्कूल, अस्पतालों, विकास पर खर्च करने की बात कहते थे तब इन देशों में उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। ये तो कहते थे युद्ध से दूर जाना चाहिए, शांति प्रिय बनिए, विकास बनिए, वर्ल्ड इज वन, लेकिन रक्षा बजट पर आखिर क्यों इतना खर्च हो रहा है? ये इतने हथियार क्यों खरीद रहे हैं? अपनी सेनाओं का विस्तार किस लिए कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा संकेत है जिस पर पूरे विश्व की नजर रहनी चाहिए, तमाम देशों की नजर रहनी चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं पूरी दुनिया में शांति और मानवता पर सबसे ज्यादा लेक्चर कौन देता है? पश्चिमी देश। वो खुद देते हैं लेक्चर मानवता पर, विकास पर, शिक्षा पर, ह्यूमैनिटी पर, लेकिन हकीकत में हथियार, गोला बारूद, सेनाओं पर सबसे ज्यादा खर्च भी यही पश्चिमी देश करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु हथियार है जिनमें अमेरिका का पलड़ा कमजोर दिखता है। इनमें पश्चिमी देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के पास ही परमाणु हथियार है जबकि रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया एक अलग खेमे में है। तो यहां पर सबसे ज्यादा दुनिया के 9 परमाणु संपन्न देशों में परमाणु हथियार सबसे ज्यादा रशिया के पास है 4309। उसके बाद नंबर 2 पर है अमेरिका। परमाणु हथियार की रेस में रशिया आगे है, 3700 है अमेरिका के पास। फिर आता है चाइना 600, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 180 और 7वें नंबर पर बहुत करीब है पाकिस्तान 170 परमाणु हथियार के साथ। इसको एक बार जरा स्क्रीन पर ऐसे भी दिखा दीजिए अगर नंबर्स इसके बहुत दूर से नहीं दिख रहे हो। फिर है इजराइल और फिर है नॉर्थ कोरिया। तो देखिए जब आप इस पूरे ग्राफिक्स को देखते हैं, लोअर हटाइए तभी पता चलेगा। ये देखिए ये सारे नंबर्स हट गए हैं आपके सामने। अब आप समझ लीजिए कि परमाणु हथियारों की जब बात होती है तो फिर कौन कहां पर खड़ा दिखता है। भारत को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला कितना गलत है इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं। यूरोपियन यूनियन बहुत जल्द भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ा झटका। असल में यूरोपियन यूनियन अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत के कुल व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी अगर 18% रही है जबकि यूरोपियन यूनियन के साथ यही हिस्सेदारी दूसरे नंबर पर 11.5% की रही है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के लिए हम 9वें ट्रेड पार्टनर हैं और यही हमारे लिए एक संभावना है कि अगर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो हम अपने सामान को अमेरिका के बाजार की जगह यूरोपियन यूनियन में जाकर बेच सकते हैं। और इससे यह भी संदेश जाएगा
कि 50% टैरिफ के फैसले पर यूरोप के देश अमेरिका के साथ नहीं बल्कि वो भारत के साथ है। और ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा जो हम सम्मान के साथ उन्हें देंगे। बड़ी खबर जीएसटी पर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें जीएसटी पर मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है। 5% और 18% जीएसटी के 2 स्लैब लागू होंगे और 12% और 28% का स्लैब खत्म कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है। 28% का स्लैब खत्म होने से एक बहुत बड़ी राहत कई मामलों में मिलेगी। सुनिए। वाले ग्रुप में मर्ज कर गई थी तो इसलिए सबका रेट नया तय होगा। और सर कोई जो लॉसेस की कुछ बात कंपनसेशन सेस की हमने बात करी थी। कंपनसेशन सेस वाला उसको बढ़ाया जाना चाहिए और स्टेटों को कंपनसेट किया जाना चाहिए और जितना लॉस हो रहा है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर लेकिन सेंटर ने ये हमारी बात नहीं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दरअसल देखिए, इसको समझना इस तरह से होगा कि जो 28% वाला स्लैब था अगर वो खत्म कर दिया जाता है और वो 18% पर आ जाता है तो बहुत सारे लगभग 90% जो सामान है उनमें फायदा होगा और एक डाउन शिफ्ट होगा। 28% जिस पर टैक्स लग रहा था, अभी तक जीएसटी लग रहा था, वो अगर 18% में 90% सामान वहां से आ जाते हैं तो एक बड़ी राहत होगी। जो खास तौर पर रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें ये माना जा रहा है कि ये फायदा होगा। इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़ा हो, लग्जरी प्रोडक्ट्स हो, यानी जो महंगे सामान पहले से थे उनमें एक प्राइस हाइक हो सकता है। तो 2 स्लैब्स खत्म किए जा रहे हैं, 12% और 28%। अब सिर्फ 5% का होगा और 18% का होगा। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी हाई एंड है, पहले से कीमती चीजें हैं, वो और भी कीमती हो सकती हैं।